खैर सीरियसली मुझे यह पता था कि भाई डेयरडेविल के एपिसोड 5 और 6 दोनों एक साथ ड्रॉप होंगे और मैं ये सोच रहा था कि इन दोनों को एक साथ ड्रॉप करने का मतलब क्या है। लेकिन हालांकि जब मैंने इन दोनों एपिसोड को देखा तो मुझे पता चला कि एपिसोड 5 तो साइड क्वेस्ट निकला, बट इट वाज प्रीटी गुड बिकॉज साइड क्वेस्ट तो ऐसे में 1000 देख लूं। डेयरडेविल का वो चार्म तुमको देखने मिलता है जिसको देखने में बहुत मजा आता है। तो अपन एपिसोड 5-6 दोनों की बात कर लेते हैं। तो एपिसोड 5 देखने के बाद तुमको लगेगा क्या इस एपिसोड का कोई मतलब था, क्या ये स्टोरी से कनेक्ट भी करता है? एक तरह से नहीं, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट है जो कि आगे सीरीज में पड़ता जरूर है। अब देखो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डेयरडेविल अपने सूट के हॉर्न को हाथ में लेके बैठा था। वो अभी भी यही सोच रहा है कि क्या हेल्स किचन को डेयरडेविल की जरूरत है जिसको वो दबा चुका है अपने अंदर, एंड ही इज स्टिल कंफ्यूज। लेकिन इसी के साथ हमको पता चलता है कि मैट बैंक में बैठा है, वो अपनी फर्म के लोन के लिए आया है। यहाँ उसको मैनेजर तो नहीं मिलता बल्कि उसका असिस्टेंट मैनेजर मिलता है, वो है यूसुफ खान जो कि भाई कमाला के फादर है। अगर तुमने मिस मार्वल देखी है तो तुम जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। हालांकि मार्वल ने डेयरडेविल और मिस मार्वल का अच्छा खासा कनेक्शन बना के दिखा दिया है, उनकी बातों से सारे रेफरेंस मिल जाते हैं और कमाला कैलिफोर्निया में गई है ये भी पता चलता है। तो जैसा कि तुमको पता है द मार्वल्स तुमने देखी है कैसे कमाला खान ही सबको रिक्रूट करने जा रही थी। लेकिन भाई मैट बीइंग मैट उसको नहीं पता कौन है मिस मार्वल एंड दिस इज गुड फॉर हिम। लेकिन कुल मिलाकर लोन अप्रूव नहीं होता है, जिसके बाद मैट के जाने के बाद कुछ रॉबर्ट्स बैंक में आ जाते हैं। एक हॉस्टेज वाली सिचुएशन वो क्रिएट कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैट दूर से ही सब कुछ सुन लेता है, वो गन की आवाज सुन लेता है, वो लोग की चीखने की आवाज सुन लेता है और वो मैकडफी को 911 पे कॉल लगाने को भी कहता है। उसके बाद वो विलाइंड है ऐसा लोग समझते तो हैं, लेकिन हम जानते हैं एज ऑडियंस वो नहीं है। वो ऐसा प्रिटेंड करके बैंक में एंट्री लेता है और वो काफी अच्छी थी देखने में। मतलब एज ऑडियंस तुम जानते हो वो क्या करने वाला है, लेकिन वो एक्साइटमेंट फील होती है यार कि भाई वो अंदर करेगा क्या। वो सीधे अंदर चला जाता है। भाई उसकी कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा फनी हो जाती है, सुनने में अच्छा लगता है। उसके बाद मैट अपने सेंसेस से पता करता है कि कौन टेंशन में है कौन नहीं है, जिससे वो एक्चुअली पता लगा पाता है कितने लोग हैं इसके अंदर जो रॉबरी करने आए हैं। उसके बाद बाहर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि नेगोशिएशन करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद वो यूसुफ खान से लॉकर खुलवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसको पता नहीं था, लेकिन हर बड़ी में उसने कह दिया कि मुझे पता है। तो सिचुएशन काफी टाइट हो चुकी है अब, जिसमें तुम इन मोहतरमा को देखो जो पुलिस की तरफ से है, याद नहीं शायद FBI थी किम ऐसी कुछ नाम था, जो कि एपिसोड 1 में दिखी थी। और बाहर से पुलिस नेगोशिएशन करती है और 2 लोगों को बाहर भेजने को कहती है। वो मैट को भेज रहे थे, लेकिन मैट अंदर ही रहना चाहता था और वो अपनी जगह किसी और को भेज देता है। और हल्की सी आर्गुमेंट होती है जो देखने में अच्छी लगती है। डेयरडेविल लिटरली मैन विदाउट फियर वाला कांड कर रहा था इधर, वो क्वालिटी दिख रही थी यार। लेकिन मैट बहाने बनाता है मुझे सूसू करने जाना है, और उसी के बीच वो एक स्टेल्थ मोड पे एक बंदे को न्यूट्रलाइज कर देता है काफी अच्छी तरीके से। और एज अ ऑडियंस हम इसी का वेट कर रहे थे और चीजें यहाँ तक बहुत अच्छी जा रही थी। उसके बाद वो लॉकर वाले बंदे को न्यूट्रलाइज करता है और डेयरडेविल अपने सेंसेस से लॉकर को ओपन करता है, जो कि आम बात नहीं है। एडवांस एनहेंस्ड हीयरिंग पावर है उस पर, जिससे वो लॉक को खोल सकता है। जिसके बाद उसको पता चलता है कि ये लोग डायमंड लेने आए हैं और इनको कुछ नहीं चाहिए। यूसुफ खान लॉकर में चाबी लगा के ट्राई करता है और वो डायमंड निकाल लेता है। लेकिन बाहर की पुलिस तैयार थी इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, जिसमें मैट डायमंड को लेकर रॉबर्ट से ही नेगोशिएशन करने लगता है, जिसमें भाई पुलिस वालों के स्मोक के बीच में ही मैट डायमंड उसको दे देता है। जिसके बाद वो रॉबर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मैट उसको ढूंढ लेता है और बहुत बुरा मारता है, क्योंकि लास्ट वाला मूव देखकर तो मुझे भी बहुत दर्द हुआ था यार। फिर पता चला कि डायमंड तो कभी मैट ने उसको दिया ही नहीं था, इट्स जस्ट अ टॉफी। और भाई ये मोहतरमा क्या ही अच्छी एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि ये भी रॉबर्ट के साथ ही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा लगने नहीं दिया। हालांकि भाई जब मैट ने मंकी वाला मास्क लगाकर रॉबर्ट की कुटाई लगाई, वो डिफेंडर सीरीज वाली याद आ गई मेरे को, जब वो जेसिका जोन का स्कार्फ लगा लेता है। खैर उसके बाद यूसुफ खान मैट को डिनर पे बुलाता है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है, जो ज्यादा स्पेशल नहीं था, लेकिन स्टोरी को हल्का फुल्का कंटिन्यूएशन करने में मदद जरूर करता है। लेकिन मेन बात करें एपिसोड 6 की, जो बहुत ढांसू था, तो किंग पिन से मिलने लूका आ चुका है, जो कि पहले एपिसोड में दिखा था। और एपिसोड 5 में जो रॉबरी हुई थी वो इसी बंदे ने करवाई थी, जो कि पूरी तरह फेल हो जाती है ड्यू टू मैट के कारण। लेकिन फिक्स ने अब उसका टोटल अमाउंट 1.8 से 2.8 मिलियन डॉलर कर दिया है, उससे सही ना बात करने के चक्कर में। अब लूका पर 1 हफ्ता है उसको पे करने के लिए, और सिचुएशन काफी ज्यादा हैवी हो चुकी है उसके लिए। वहीं दूसरी तरफ जिसको हर जगह टीज करके छोड़ दिया जाता है, मैं बात कर रहा हूँ म्यूज। अब वो किलिंग कर रहा है, क्योंकि एक बॉडी सिटी के बाहर मिलती है जो बुरी हालत में है, और उसने तरह तरह की म्यूरल बनाई हुई है जगह जगह, जो पता चला कि 60 लोगों के खून से निकाल के उसने म्यूरल बनाई है। मतलब वो लिटरली लोगों का ब्लड यूज कर रहा है अपने स्ट्रीट आर्ट के लिए, जिससे फिक्स बहुत परेशान हो जाता है, जिसके लिए वो गैलो को बुलाता है, एक मीटिंग बिठाता है, बात करता है। अब फिक्स चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले, जनता अनजान रहे इस बात से। और इसके बाद ही क्या होता है कि म्यूज के ऑटोग्राफ लेने 2 लड़कियां आती हैं, लेकिन भाई ये भैया किसी की सुनता ही नहीं है, उनकी ही आंखें निकाल के उनका ही आर्ट बना के क्रिएटिविटी दिखा दी लौंडे ने। क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी ऑन पीक चलती है इस लौंडे की। देन इसके बाद फिक्स एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाता है जो कुछ नोटोरियस पुलिस वालों को लेकर बनाता है, जो सही है लेकिन काम थोड़े टेढ़े बेढ़े करते हैं, तरीका गलत है, जैसे ऑफिसर पॉवल। तो फिक्स अपनी तरफ से तो रेडी है। फिर दूसरी तरफ हेक्टर की नीस एंजेला मैट से मिलने आती है और वो कहती है कि व्हाइट टाइगर मिसिंग लोगों का राज पता करने निकला था और सारी किडनैपिंग ओल्ड क्यू लाइन के पास होती है जो कि अब बंद हो चुकी है। तो मैट उसको समझाता है कि ये काम मेरा नहीं है, मैं तो एक लॉयर हूँ, ये काम पुलिस वालों का है, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। और एंजेला इस चीज को काफी सीरियस लेके चलती है कि उनका अधूरा मिशन तो मैं ही पूरा करूंगी। हालांकि मैट उसको एडवाइस देता है कि इन सब चीजों से दूर रहो, लेकिन भाई टीनेजर कहाँ मानते हैं। खैर इसके पहले हैदर ने मैट से हालचाल पूछा था कि तुमको रॉबर्ट ने पकड़ लिया था तो तुम ठीक हो। देखो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जब इंसान ऐसी जगह फंसता है तो थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, चीजों को लेकर एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, लेकिन मैट के साथ वो चीजें नहीं है। वो जानता है मैंने क्या करा है। एज अ साइकियाट्रिस्ट हैदर को उसकी केयर थी तो वो पूछ रही थी कि तुम सही हो, लेकिन मैट बीइंग मैट उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं इसको लगना चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा शो तो करना चाहिए कि हाँ थोड़ा मुझे इफेक्ट पड़ा है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। खैर बात वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये इम्पोर्टेंट है कि वो एक बुक लिखना चाहती है विजिलेंटी के ऊपर, जिसमें उसका पहला क्वेश्चन है कि वो मास्क क्यों पहनते हैं। अब देखो मास्क सब पहनते हैं, विलन हो जाए हीरो सब पहनते हैं, लेकिन हीरो अपने जानने वाले लोगों को बचाने के लिए मास्क पहनता है कहीं उन पे अटैक ना हो जाए, लेकिन विलन सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहनता है। यहाँ भाई पनिशर और डेयरडेविल की बात भी होती है इन दोनों के बीच, लेकिन मैट उस बात को हवा में ही उड़ा देता है। खैर इसके आगे फिक्स ने एक फंडरेजर पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें भाई जैक भी आता है जो कि हॉकाई सीरीज में दिखा था, जो कि भाई इसी एपिसोड के स्टार्टिंग में सॉवर्ड चलाते दिखा था। कि मेन बात ये है कि ये सारे फंडरेजर जो आए हैं वो फिक्स की जो पोर्ट को रिबिल्ड करने वाली बात के अगेंस्ट में आए हैं। खैर चेरी मैट को समझाता है कि तू इस चक्कर में मत पड़, तू इन सबको इग्नोर कर, और मैट अभी भी अपने आप को रोक रहा है क्योंकि लेकिन जब उसने ये सुना कि भाई 60 लोग मारे जा चुके हैं तो उसको थोड़ा शौक लगा, लेकिन उसके कलेजे में अभी भी आग नहीं लगी है डेयरडेविल बनने के लिए। फिर उसी रात उस पे कॉल आता है कि हेक्टर की नीस एंजेला अभी घर नहीं आई है, जिस पर भाई मैट समझ जाता है कि भाई वो कहाँ गई है। वो 911 पे कॉल भी लगाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि पुलिस सिर्फ क्राइम के बाद ही पहुंच पाएगी और अगर उसने अभी कुछ नहीं करा तो आज शायद एंजेला नहीं बच पाएगी। फिर क्या होता है भाई, एक एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने मिलता है एंड इट्स फील लाइक प्योर कमबैक। डेयरडेविल की एंट्री नॉर्मल करी क्योंकि देखो अभी क्या है, मामला थोड़ा सीरियस है, अभी इसमें एंट्री वेंट्री मारेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इधर थोड़ा इमरजेंसी वाला काम चल रहा है तो इसको नॉर्मल लुक देके छोड़ दिया जो अच्छा लगा मुझे। इधर म्यूज अपना काम चालू कर चुका है, एंजेला में खून की नली घुसड़ चुका है और अपना खून वाला काम चालू कर चुका है। फिर उसको साउंड आता है कि कोई तो आ रहा है। फिर हमको ट्रेन की लाइट में ब्लर से दिखता है कि डेयरडेविल दौड़ कर आ रहा है और ट्रेन की रेड लाइट में डेयरडेविल अपने सूट को छुपाते हुए कैमोफ्लेज की तरह आ जाता है। और इससे पहले तुम देखो कि म्यूज की आंखों में तुम्हें 2 रेड आईज दिख रही हैं जो कि सिंबलाइज करता है डेयरडेविल को, जो तरीका काफी क्रिएटिव लगा मेरे को। फिर उसके बाद क्या ही फाइट होती है इन दोनों की। एजिलिटी दोनों में बहुत कूट के भरी है, लेकिन डेयरडेविल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसने अपने आप को 1 साल से ज्यादा रोक के रखा हुआ है, पूरा गुस्सा यहीं उतर रहा था उसका। हालांकि एक बार डेयरडेविल ने अपना गार्ड डाउन करके 3 मुक्के खाए जिसमें खून निकल रहा है। सोच सकते हो कितना भरा है वो बंदा। हालांकि मुझे सोच के लड़ रहा था कि इसने बंदे ने 60 लोगों को मारा है जो शायद उसकी वजह से बच सकते थे अगर वो डेयरडेविल वाला काम नहीं छोड़ता। अब डेयरडेविल म्यूज को मार ही देता है, लेकिन उसको एंजेला की हार्ट बीट सुनाई देती है कि उसकी हार्ट बीट कम हो रही है। अब उसने सोचा अगर म्यूज पकड़ा गया तो चीजें रुक जाएंगी, लेकिन अगर एंजेला मरी तो मैट पूरा टूट जाएगा क्योंकि हेक्टर की मौत का ब्लेम कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ले लेता है, और अगर एंजेला भी मारी गई तो पता नहीं मैट का क्या होगा। और ऑलरेडी मैट बहुत लोगों को खो चुका है। लेकिन भाई म्यूज डेयरडेविल से लड़ नहीं पा रहा था, जो थोड़ा अजीब लगा मुझे क्योंकि उस पर इम्परसेप्टिबिलिटी वाली एक एबिलिटी है। अब इसमें होता क्या है कि म्यूज अपनी बॉडी को वर्टेक्स की तरह यूज करता है, जिससे वो हर एक छोटे सेंसरी इंफॉर्मेशन को पुल कर सकता है, जिससे डेयरडेविल के एनहांस सेंसेस भी ट्रैक नहीं कर पाते। तो समझ सकते हो डेयरडेविल के लिए कितना डिफिकल्ट होता है म्यूज को ट्रैक करना। लेकिन यहाँ पर ये चीजें थोड़ी उल्टी लग रही है। डेयरडेविल को कम्प्लीटली पता है कि वो कहाँ से क्या आने वाला है, और यहाँ पर म्यूज पूरा वेल्नरेबल लग रहा है। शायद हो सकता है ये एबिलिटी अभी अनलॉक नहीं हुई है म्यूज, लेकिन म्यूज पर स्पीड बहुत ज्यादा है। उसकी स्पीड इतनी है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आई से बच सकता है। लेकिन म्यूज एक्सट्रीमली एजाइल और एफिशिएंट कॉम्बैटेंट है, जो अच्छा जानता है लड़ना, लेकिन वो फिलहाल के लिए फरार हो जाता है क्योंकि वही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। फिर एंजेला को होश आ जाता है और डेयरडेविल कहता है आई एम बैक। बस व्हाट अ एंड मैन। हालांकि देखो उधर फिक्स का सूट फट रहा है, जो दिखा रहा है कि वो अपने रिग्रेशन मोड में वापस आ रहा है। फिक्स से वहीं सीढ़ी से नीचे उतरता है, उसके हाथ में एक एक्स है। वो एडम के पास जाता है, उसको चैलेंज करता है और दोनों फाइट करते हैं। और मैं सही बताऊं, फिक्स के सामने लड़ने से भाई किसी की भी फटती है। उसका एक गलती से मुक्का भी पड़ गया ना, खेल खत्म है इंसान का। यहाँ फिक्स को लड़ते देखते मुझे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की याद आती है, जहाँ फिक्स ने स्पाइडरमैन को मार डाला था। वो सीन कितना इम्पैक्ट था, जो एनिमेशन में क्या ही तरीके से दिखाया था। अब देखो
इस एपिसोड की एंडिंग से यह समझ में आ गया कि अब खेल चालू हो चुका है, दोनों अपने फॉर्मर फॉर्म में आ चुके हैं, तो अब तबाही तो होने वाली है। बुलजाई, म्यूज, पनिशर, फिक्स, एंटी विजिलेंटी फोर्स आने वाली है, तो साइड टू साइड बहुत कुछ चलने वाला है। तो मजा तो बहुत आ रहा है। बाकी यार तुम बताओ, तुमको कैसा लग रहा है एपिसोड, मुझे कमेंट में जरूर बता देना।